अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। यार कुछ मंगाओ, अब बहुत भूख लग रही है, बाकी बातें बाद में। वो तीनों यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठी थी। हाँ यार सर एहसान ने तो आज जान ही ले ली, हानिया बोली। ऐसी वैसी अनाया मुंह बना के बोली, अब कल प्रेजेंटेशन है, नहीं दी तो कत्ल कर देना है उन्होंने। उफ बस भी करो रोना और कुछ मंगवाओ, फिर पीरियड का टाइम हो जाएगा। प्रेशे ने घड़ी देखते हुए कहा। आनिया ने बच्चे को इशारा किया और फिर अनाया ऑर्डर देने लगी। लंच करने के बाद वो क्लास लेने चली गई। इन दिनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, स्कूल के ज़माने से वो तीनों साथ थी, तीनों मेडिकल के लास्ट ईयर में थी। यूनिवर्सिटी की छुट्टी होने वाली थी, बारिश शुरू हो गई। वो लाइब्रेरी से निकली। ओ गॉड अब क्या करूं, बारिश शुरू हो गई है और ये अनाया और हानिया भी नज़र नहीं आ रही। वो परेशान बरामदे के नीचे खड़ी थी कि इसे किसी ने आवाज़ दी। सुनिए, आवाज़ देने वाला इसका क्लास फेलो फवाद था। जी, वो मुझे आपसे सर एहसान के सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए थे, दे देंगी प्लीज़? मैं आप को कॉपी करवा के दे दूंगा। वो शासगी से बोला। प्रीशे मुस्कुराए। इसने बैग से नोट्स निकाल के इसे दिए। ये लो। थैंक यू प्रीशे, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। थैंक यू, वो बोला तो प्रीशे बहुत खुश हुई। इसे डिसेंट और सुलझा हुआ फ़हद बहुत पसंद आया। इट्स ओके फ़हद, अगर कहो तो अपनी बाइक पे तुम्हें घर छोड़ दूँ? फ़हद ने ऑफ़र दी। नहीं नहीं, गाड़ी आती होगी मेरी, प्रीशे ने कहा तो फ़हद मुस्कुराया। ओके एज़ यू विश, और चला गया। बारिश अब थम चुकी थी। वो यूनिवर्सिटी गेट की तरफ चल दी। फवाद को पता था कि प्रीशे इसे पसंद करती है। प्रीशे अच्छे खासे अमीर घर की लड़की थी, लेकिन फवाद फवाद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। फवाद अगर प्रीशे से शादी कर लेता तो इसकी लाइफ बन जाती, वरना इसे प्रीशे से कोई दिली लगाव ना था। फवाद अपने दोस्त अजीज़ से ये बात शेयर की। यार अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इसके माँ बाप भी नहीं हैं और सारी जायदाद इसके नाम पर है, और वो रहती भी अपनी फूफो के पास है। वो भी कम नहीं, बड़ी तगड़ी असामी है। क्या तो श्योर है कि वो तुझे? हाँ यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वैसे भी लाइकनेस तो पता चली जाती है। फवाद ने पुरयकीन अंदाज में कहा। फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? यार मेरी लाइफ मेरी वाली तो तू बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है? यार मेरी वाली तो नाराज़ बैठी है। इसे लग रहा है कि मैं मनाने जाऊंगा इससे। पागल, इसे लगता है कि मैं सीरियस हूँ इसके लिए। फवाद भी हंसा। बहुत कमीना है तू। तू अब बता क्या करेगा? क्या क्या करूँगा? दूसरी देखूंगा, इसने आंख दबाकर कहा। दोनों हाथ पे हाथ मार के हंस दिए। दूर से फवाद को प्रीशि आती दिखाई दी। तू जा, प्रीशि आ रही है, मैं आता हूँ। और प्रीशि की तरफ चल दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराई। ओ सॉरी यार, मैं तुम्हारे नोट्स लाना भूल गया। इट्स ओके फवाद, कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं अब? अम्मी ठीक हैं अब, थैंक यू, तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो, फवाद ने मसनूई उदासी से कहा। वो इससे कई बार अपने घर के छोटे मसले बता के जिसे पैसे बटोर चुका था। ये तो अच्छी बात है, और आइंदा थैंक्स ना कहना, हम दोस्त हैं फवाद। वो तो है ही, मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा, बस ये 2 माह गुजर जाएं, फिर तो हम दोनों की हाउस जॉब वो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये तो ठीक है, बट पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। वो चलते चलते कैफेटेरिया की तरफ आ गए। एक बात कहूँ? फवाद बोला। हाँ कहो प्रीशा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो हंसी। थैंक यू। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो? प्रीशा की यकदम चूंकि वो इसके हाथ थाम कर बोला। विल यू मैरी मी? प्रीशा ने इसकी तरफ देखा। दिल ज़ोर से धड़का था। क्या दुआएं ऐसी भी कबूल होती हैं? और फिर परी ने एक सेकंड लगाया हाँ करने में। वो आज बेहद खुश थी। इसने चाहा इसे जिसे चाहा था, वो भी इससे ही जो चाहता था। फिर एक दिन फवाद ने अपना रिश्ता भिजवाया इसके घर प्रीशे की फूफो को। वो लोग बहुत लालची लगे और इनका इरादा इनकार का था, पर अपनी इकलौती भतीजी की जिद के आगे इन्हें हार माननी पड़ी और यूँ फवाद और प्रीशे की मंगनी कर दी गई। चंद माह बाद जब इनकी हाउस जॉब भी ख़त्म हो गई तो प्रीशे की जॉब एक गाँव में लगी। फूफो ने मना किया कि वो इसकी इस बेपनाह खूबसूरती से डरती थी, बट इसका एम था गांव में जाके वहां के लोगों की मदद करना, और इसी ही मकसद के लिए इसने गांव में जाने का फैसला किया। मलिक वजाहत को नई डॉक्टर के बारे में मालूम हुआ तो वो खुश हुए और अपने नौकरों के हाथ इसे खाने की दावत दी। प्रीशे को वहाँ काफ़ी सहूलियत दी गई। छोटा मगर साफ़ सुथरा एक कमरा का घर था और एक मुलाजमा इसके साथ 24 घंटे के लिए रखी गई थी। प्रीशे ने इन सहूलियत के बारे में मुलाजमा से पूछा तो वो बोली, हमारे गाँव में जो डॉक्टर वगैरह आता है बीबी, तो मलिक साहब इससे ऐसे ही सहूलियत देते हैं, इन्हें इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है। अच्छा अच्छा, और आज मलिक साहब ने इन्हें अपनी दावत पर हवेली बुलाया था। मैं नहीं जा रही, आप इन्हें मना कर दें। क्या बीबी जी, ये गलती भी ना करना, किसी में हिम्मत नहीं कि इनकी बात को टालने को, और ये तो उन्होंने खुद आपको बुलावा भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी, वो सोच के बोली।
मलिक वजाहत के 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम वकार, दूसरे का नाम जवार और तीसरे का नाम अमार था। ये लोग जदी पुश्ती रईस थे। मलिक वकार की बीवी का नाम महर था और इनके 2 बच्चे थे। मलिक वजाहत अपने तीनों बेटों में जवार को ज़्यादा अहमियत देते थे क्योंकि वो अपने 2 भाइयों के बर्क से ज़्यादा ज़हीन था। गुरूर और तकब्बुर इसमें कूट कूट के भरा था। जब गांव के लोग इसके आगे झुकते तो मलिक वजाहत का सीना शान से चौड़ा हो जाता। वो अच्छा खासा एजुकेटेड और हैंडसम बंदा था। 6 फुट से ज़्यादा लंबा कद, सुनहरी रंगत, चौड़ा सीना, खड़ी नाक जो इसके चेहरे पर बहुत भली लगती थी, काली चमकदार आंखें, ब्लैक बाल, माथे पर आते हुए भरे भरे 1.5 डोल वाला जवार खूबसूरतियों की मिराज पर पूरा उतरता था। वो अपनी खूबसूरती से अच्छा खासा वाकिफ था, तभी तो हर लड़की इसके आगे बिछने को तैयार थी। दोपहर में वो हवेली आई तो वो वहाँ इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। अच्छे लोग हैं ये तो इसने सोचा। मलिक साहब ने इसे हवेली की तमाम औरतों से मिलवाया। वो इन्हें अच्छी तो लगी पर इसे हर औरत में अच्छे अखलाक के साथ साथ तकब्बुर की मकदार ज़्यादा मिली। दूसरे दिन इसने क्लिनिक ज्वाइन कर ली थी। दिन भर लोगों के मसले सुनते और चेकअप करते दिन गुजर जाता। इसका अभी तक मलिक जवार से सामना नहीं हुआ था। बस इसने इसके बारे में सुन रखा था और सुन के इससे इस आदमी पर गुस्सा आता जो कमज़ोरों को झुका के खुश होता था। खैर इससे क्या करना था, इसने सर झटका और अपने काम में लग गई। सुबह वो घर से क्लिनिक के लिए निकली। आज इसे 1 हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। सोचा आज जाकर ज़रा क्लिनिक का नक्शा भी ठीक करवा ले। अपने कंप्यूटर को तो वो बोला था कि वो अपनी निगरानी में कुछ रिपेयरिंग करवाए, पर इसने सुस्ती में छोड़ दिया था। लेकिन आज इसने सोचा कि वो अब आज ही अपनी निगरानी में सब करवाए, भले 2 दिन के लिए क्लिनिक बंद ही क्यों ना करनी पड़े। सो अपने घर से निकली ब्लैक सूट में, ब्लैक चादर लिए, बालों को कुछ लटे चेहरे पर बिखरी हुई थी। सादगी में भी वो गजब ढा रही थी। वो चलती जा रही थी कि कोई सामने से आती हेलिक्स तेजी में आई। इससे पहले कि इसे संभलने का मौका मिलता गाड़ी तेजी से रुकी। अंधे हो दिखाई नहीं देता तुम्हें, वो गुस्से से बोली कि हैंडसम सा बंदा गाड़ी से निकला और साथ इसके गार्ड्स भी पीछे गुस्से से इसे देख रही थी। वो चलता हुआ इसके सर पर पहुंच गया। जानती भी हो किसी से बात कर रही हो तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जवार इसे गुस्से से देखा। एक मामूली लड़की इसकी आंखों में देख के इस लहजे में बात कर रही थी। ज़बान संभाल के बात करो, मलिक जवार हैं हम, मलिक वजाहत के बेटे। जो हमसे बात करे तो हम इसकी ज़बान खींच लेते हैं। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो, परी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ। गलती माई फुट। तुम जो कोई भी हो, मैं नहीं डरती। तुम जैसे उसे क्या कर सकते हो तुम? हाँ, जान से मार दोगे। तुम लोगों में बस इतनी ही हिम्मत होती है। प्रिशे को इसका नाम सुन के एकदम गुस्सा आ गया। जवार ने गुस्से से इसका बाजू दबोचा। हम में कितनी हिम्मत है इसका तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है, लिहाजा हमने मजबूर ना कर अपनी हिम्मत दिखाने पर। प्रिशे ने धिक्का मार के से पीछे धकेला। गार्ड्स एकदम इस पे गन तान के खड़े हो गए। जवार ने गन नीचे करने का इशारा किया। जितना मैं तुम्हें जाहिल समझ रही थी तुम इससे कहीं ज़्यादा हो। मलिक जवार, आंदा इस तरह मुझे टच करने की हिम्मत ना करना वरना अच्छा नहीं होगा। इसने उंगली उठा के से वार्न किया और साइड से होकर निकलती चली गई। जवार ने गुस्से से मुठियाँ बींची। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो क्लिनिक आई। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आके चेयर पर बैठी। बीवी, मुझे गांव के औरतों ने बताया है कि मलिक साहब से आपका झगड़ा हुआ है। मुलाज़मा परेशानी से इसके पास पहुंची। वो मलिक जवार को अच्छी तरह जानती थी। हाँ, ये क्या किया बीबी आपने? आपको नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप नहीं जानती इन्हें जान से जाएंगी आप। मुलाजमा की बातें सुन के से एकदम गुस्सा आ गया। मलिक साहब क्या लगा रखा है तुमने? देखती हूँ मैं क्या करता है वो जाहिल, जिससे औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। पर बीबी बस तुम जाओ यहाँ से मुलाजमा को जाने के लिए कहा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी नॉर्मल ज़िंदगी भी चंद दिन की है। मलिक जवार अपने कमरे में बैठा इस लड़की के बारे में सोच रहा था। आज तक जो भी लड़की से मिली थी, किसी की आंखों में खौफ तो किसी की आंखों में चाह होती थी, लेकिन ये लड़की ना तो इसकी आंखों में चाह थी और ना ही खौफ। ये लड़की इसके लिए चैलेंज बन गई थी। हाँ, हो तो तुम बहुत हंसी, पर तुम्हें डर नहीं लगता ना? तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि डर क्या होता है। तुम्हारे चेहरे पर डर देखना अब हमारी ख्वाहिश है। और गुस्से से उठा किसी को कॉल मिलाई। करीम, ये जो आज लड़की मिली थी इसके बारे में पता करो, शाम तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साईं, ये लड़की 1 हफ्ते पहले शहर से आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है जी। ठीक, मुझे सारी मालूमात चाहिए इसके बारे में। जी साईं। जवार ने फ़ोन रख दिया। वो आज क्लिनिक आई थी, सुबह से मसरूफ़, अब फारिग हुई थी कि फवाद का फ़ोन आ गया। वो एकदम फ्रेश हो गई। कैसे फवाद? मैं ठीक हूँ, बट क्या फवाद? आंटी तो ठीक है ना? प्रीशे परेशानी से बोली। हाँ, वो ठीक है, पर मेरी बाइक चोरी होगी। अगर दोबारा बाइक लेना भी चाहूँ तो इतने अखराजात अब्बू कैसे पूरे करेंगे? मैं परेशान था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। फवाद ने आवाज़ में बचारगी लाते हुए कहा। ओह, तुम परेशान ना फवाद, मैं हूँ ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फवाद एकदम खुश हुआ। नहीं यार, मैं तुमसे ऑलरेडी इतने पैसे ले चुका हूँ। एंगेजमेंट के बाद से तुमने इतने गिफ्ट्स भिजवाती रही हो मेरे लिए और मैंने
तुम्हें अभी तक कुछ नहीं दिया। ओहो फवाद, ऐसे नहीं सोचो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। मादी चीज़ों की मेरे दिल में कोई अहमी नहीं है। तुम बताओ कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें? 1 लाख। बट बट बाइक तो, हाँ मैं जानता हूँ यार, बट अब्बू के ऊपर कुछ कर्जा है, वो चुकाना है। ओ अच्छा, तुम बेफिक्र हो, मैं भिजवा दूंगी पैसे तुम्हें। थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। प्रीशा मुस्कुराई। आई नो फवाद, और सुना तुम्हारी जॉब लग गई? नहीं यार, ये क्या बात हुई फवाद, मेरे आने तक तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी। यहाँ थी तो, पर वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सका तो छोड़ दी, अब देखता हूँ। अच्छा ओके, बाद में बात करता हूँ, मुझे अब्बू बुला रहे हैं। ओके कह के इसने फ़ोन रख दिया, सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ अजीज़ ने फवाद के हाथ पर हाथ मारा, मार कर कहा, यार तेरी वाली तो सोने की चिड़िया निकली। तो फवाद ज़ोर से हंसा। अपनी अपनी किस्मत है, फवाद ने कहा तो अजीज़ भी हंस दिया। रात को पुप्पो को कॉल पे इसने फवाद के मसले के बारे में बताया तो पुप्पो बोली, बेटा वो फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम समझ ही नहीं रही। ऐसा नहीं है पुप्पो, वो वाकई परेशान था, मैं जानती हूँ इससे। बेटा मैंने दुनिया देखी है, इसके पेरेंट्स भी अजीब लगे थे और वो खुद भी। पुप्पो ने इसे समझाने की कोशिश की। आपका वहम होगा पुप्पो, खैर छोड़िए ये बातें, आप कैसी हैं? इसने बात बदलने की कोशिश की तो पुप्पो मायूस हुई। इसे समझाना बेकार था। जब इंसान के कल पे पर्दा पड़ता है तो बंदा गूंगा बहरा हो जाता है, और प्रीशा इन्हीं लोगों में से एक थी। साईं, इस लड़की का नाम प्रीशा है, लाहौर से आई है। घर वालों के नाम पे सिर्फ इसकी पुप्पो हैं जो कि लाहौर में ही है। और हाँ, एक और बात, इसकी मंगनी हो चुकी है, इसका क्लास फेलो है। इससे गुड करीम कहकर इसने फ़ोन रख दिया। रोज़ाना इसके पास मलिक जवार की धमकियों भरे खत आने लगे थे। वो तंग आ गई थी, डर भी लगने लगा था कि से कहीं वो अपनी धमकियों को सच ना कर दे। ये जो दवाइयाँ मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ये आपको वक्त पर लेनी है, ठीक है जी? डॉक्टरनी साहिबा। एकदम से क्लिनिक का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मलिक जवार अंदर दाखिल हुआ। सब एकदम से खड़े हो गए। जाओ यहाँ से सब, वो गरजा तो सबके सब क्लिनिक से चले गए। ये क्या बदतमीज़ी है? प्रीशा एकदम चलाई। वो पुरसुकून सा चलता हुआ आगे आया। अभी तुमने हमारी बदतमीज़ी देखी कहाँ है? डॉक्टरनी साहिबा क्यों आए हो यहाँ? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? जहाँ तुम खड़ी हो ये सब हमारी जागीर का हिस्सा है। हम चाहें जहाँ चाहे आ जाएं, जहाँ चाहे चले जाएं। इसके लहजे में गुरूर और तकब्बुर पना था। हमारा एहसान मानो कि हमने तुम जैसियों पर एहसान किया है, वरना तुम्हारी इस दिन की गुस्ताखी पे हम इसी वक्त तुम्हें कहाँ पहुँचाते, किसी को मालूम भी ना होता। धमका रहे हो? ओहो, धमका नहीं, बता रहा हूँ। तुम जैसे जाहिल लोग और कर भी क्या सकते हैं? वो हंसा। पता नहीं कि उस लड़की में कुछ तो खास था जो वो यूं इससे बात को तवील देता जा रहा था। वो इसकी आंखों में देखकर बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर, हमें उकसाओ मत। तुम जैसे लोग अपने आप को मलिक कहकर बहुत खुश होते हो। तुम समझते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? नहीं, बल्कि डरते हैं वो तुम लोगों से। वो बेखौफी से इसकी आंखों में देख रही थी और वो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। और ऐसे लोग जिनसे लोग डर डर के जिए, मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम जैसे लोगों को मैं देखना तो दूर, इन पे लानत भेजना भी पसंद नहीं करती। जवार एकदम से गुस्से से पागल हो गया। प्रीशा का बाजू सख्ती से पकड़कर जोरदार चांटा इसके मुंह पर मारा। वो जमीन पर जाके गिरी। जवार चलता हुआ इस तक आया और इसका सर को ऊपर किया। अब पता चलेगा तुम्हें कि जवार क्या कर सकता है। तुम पहली हो जिसने हमें यूं ललकारा है। अब बताएंगे हम तुम्हें। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती ना? अब यहीं ही रहोगी, यहीं ही जियोगी और यहीं मरोगी भी तुम। हम जैसों को तुम देखना पसंद नहीं करती, लानत बेचती हो हम पे। इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा और उठकर खड़ा हुआ। तो अब बेफिक्र हो, सारी ज़िंदगी की तुम्हारी सज़ा है ये कि अब तुम ज़िंदगी भर हमारी सूरत देखोगी। और चला गया। पुप्पो मैं वापस आ रही, उसने कॉल करके पुप्पो को बताया। पर अचानक पुप्पो एकदम परेशान हो टी। जी पुप्पो, मेरा कब से इरादा बन रहा था वापस लाहौर आने का, मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। इसने बात बनाई। वो पुप्पो को परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो ठीक है बेटा। पुप्पो मुतमिन नहीं हुई थी। वो जानती थी कि लेकिन क्या करती, इसको यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा। इसका सोचना था वो यहाँ से चली गई तो मलिक जवाब इसका पीछा छोड़ देगा, पर ये इसकी भूल थी। पैकिंग करके वो बस स्टॉप पर जाने के लिए निकली। जी साईं, वो लड़की जा रही है यहाँ से, वो किस तरह से भी जाने ना पाए। जी साईं, और सुनो इस लड़की को बाहिफाजत हमारे फार्म हाउस पे पहुँचा देना। बेफिक्र है साईं, काम हो जाएगा। इसने फ़ोन रखा। आप भाग रही हो प्रीशा? अब ऐसा होना नामुमकिन है। मलिक जवार पिंजरे से निकलने का अब कोई रास्ता, मलिक जवार के पिंजरे से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। वो हंसा। ये एक सुनसान कच्ची सड़क थी। वो बैग हाथ में लिए जा रही थी, गाड़ी हाथ में लिए। ये एक सुनसान सड़क थी। वो बैग हाथ में लिए जा रही थी। गाड़ी में लिए जा रही थी कि एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी और दो औरतें इस गाड़ी से निकली और एक
रुकी। इन लोगों में से एक आदमी ने इसका बैग लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? एक आदमी ने औरतों को इशारा किया। वो औरतें आगे आई और पीछे एकदम पीछे हुई। इन औरतों ने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई गाड़ी तक लाई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करने लगी। इन औरतों ने इसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी जन से चला दी। चल पड़ी। वो पूरे रास्ते चीखती चलाती रही पर इसे सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ी एक फार्म हाउस पे जाके रुकी और इससे अंदर लाया गया। ये कोई सुनसान इलाका था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। इसे कमरे में ले जाया गया था। मुझे क्यों लाए हो यहाँ? छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। वो चीख रही थी, रो रही थी पर कोई नहीं सुन रहा था। बीबी ये तो मलिक साहब के आके बताएंगे आपको इस वक्त। आप आराम करें। मलिक साहब ने सख्ती से हमें हुक्म दिया है कि आपका खास ख्याल रखा जाए। और कहकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो घुटनों में मुंह दिए बेबसी से रो दी। पूरा दिन इसने ना खाना खाया ना पानी का एक कतरा मुंह में डाला। रो रो के इसकी हालत बुरी हो गई थी। बीबी ने खाना वगैरह खाया? जवार ने आते इसके बारे में पूछा। नहीं साईं, कल से कुछ नहीं खाया उन्होंने। मैंने क्या कहा था तुम लोगों को कि इसका ख्याल रखना है? इतना सा काम नहीं हुआ तुम लोगों से? वो इन पर गर्जा साईं। हमने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। ने औरतों ने कहा खाना भी भिजवाओ, मैं खुद देखता हूँ। कहकर वो उसके मेरे कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो कैद थी और दरवाज़ा खोल के वो अंदर आया। प्रीशा ने सर उठाया। जवार को देखकर एकदम खड़ी हुई चलती उस तक आई और रोने से इसकी आंखें सूजी हुई थी। जवार के दिल को कुछ हुआ। क्यों कैद किया है तुमने मुझे यहाँ? जवार ने पहली बार से यूं बिखरा हुआ देखा था। ना तो वो गुस्से में थी ना ही आवाज़ में सख्ती थी। इससे आज इसकी आंखों में इससे बहादुरी की जगह बेबसी नजर आई थी। लेकिन फिर अपनी टू में बोला, इतनी जल्दी भूल गई हो कि मैंने क्यों कैद किया है तुम्हें? प्रीशा को एकदम सब याद आए। देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे। वो रोने लगी। इतने में मुलाजमा खाना लाई। जवान ने इसे खाना दिया और प्रीशा का हाथ पकड़ खाना लिया। प्रीशा का हाथ पकड़ कर इसे बेड पर बैठा। ये खाना खाओ। नहीं देखो मुझे नखरे मत दिखाओ, चुपचाप खाना खाओ। वो खामोश बैठी रोती रही। मुझे आज़ाद कर दो प्लीज़, जाने दो। वो फिर से इसकी मिन्नत करने लगी। पहले खाना खाओ, फिर आज़ाद कर दो कि मुझे। जवार को वो इस वक्त एक छोटी सी बच्ची लगी जो किसी टॉफ़ियाँ चॉकलेट के लिए खाना खाने को तैयार हो गई थी। वो सोच के बोला हाँ, और इसकी एक हाँ पर इसकी आंखों में खुशी के दिए जलने लगे और वो चुपचाप करके खाना खाने लगी। जवार उठ के चला गया। जब वापस आया तो वो खाना खा चुकी थी। वेरी गुड, इतनी जल्दी है तुम्हें आज़ाद होने की? आओ करता हूँ आज़ाद तुम्हें। बाहर चलो। प्रीशा ने इसे अजीब नज़रों से देखा और उसके साथ आई। लॉन्च में कुछ लोग बैठे थे। प्रीशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। ये हमारा निकाह है आज। प्रीशा के कानों पर एकदम बम फटा। क्या? वो शौक थी। ठीक सुना तुमने, निकाह है हमारा आज। आप ऐसा नहीं कर सकते आप। वो पीछे हटते हुए बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहा था ना कि ज़िंदगी भर मेरी सूरत ही देखती रहोगी, सारी ज़िंदगी यहीं रहोगी। पर आपने कहा था कि मुझे आज़ाद कर दें। वो हंसा। कर तो रहा हूँ आज़ाद, तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी पर मेरे नाम से तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी। मैं किसी की इमानत हूँ, मैं किसी की मंगेतर हूँ। वो इसे बताने लगी कि क्या पता वो इसे छोड़ दे। मुँह बंद करो अपना। वो ज़ोर से चिल्लाया, तुम किसी की मंगेतर थी, अब नहीं हो। समझ आई? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी, समझे तुम? कभी नहीं। तो ठीक है, फिर बगैर निकाह के मेरे साथ रहो। प्रीशा का दिल एकदम सुकड़ा। सोच लो तुम्हारे पास 1 घंटा है, क्योंकि रहना तो तुमने हर हाल में मेरे साथ ही। ये तुम पर डिपेंड करता है कि निकाह में या निकाह के बगैर। कहकर वो रुका नहीं और प्रीशा पत्थर की हो गई थी। वो कमरे में जाकर रोने लगी। ये क्या हो गया था इसकी ज़िंदगी में? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था इसने। काफ़ी देर हो गई थी यूँ रोते रोते इसे फवाद का ख्याल आया। कितना प्यार करता था वो इससे। वो क्या सोचेगा इसके बारे में? क्या वो रह लेगी इसके बगैर? नहीं नहीं, मैं ये निकाह कैसे कर सकती हूँ? वो दफ्तर इसकी नज़र अपने बैग पर पड़े क्लच पे गई। मुलाजिम सुबह बैग रख के गया था। वो जल्दी से उठी और क्लच में से मोबाइल निकाला और फवाद का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। फवाद प्लीज़ फ़ोन उठाओ। वो कॉल करने में इतनी मगन थी कि इसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ तक ना इसके कान पे लगा। फ़ोन किसी ने तेज़ी से झपटा। वो तेज़ी से मुड़ी तो सामने जवार को खड़ा पाया। अपने मेके फ़ोन किया जा रहा है। हाँ, मेरा सेल वापस दो। वो अपने सेल की तरफ झपटी। जवार ने सेल पीछे कर लिया। नो माई डार्लिंग, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने मेके फ़ोन नहीं कर सकती। निकाह के बाद हम दोनों मिलकर फ़ोन पे सरप्राइज़ देंगे इन्हें। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। प्रीशा का दिल राख हुआ। मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो फंकारी, लेकिन मैं तो मर के भी तुमसे ही शादी करूंगा। वो कोई जवाब देने ही लगी थी कि इसके सेल बजने लगा। प्रीशा ने फिर सेल लेने की कोशिश की। ज़रूर फवाद ने इसे कॉल बैक की थी। जवार ने स्क्रीन पर देखा तो फवाद कॉलिंग जगमगा रहा था। जवार को एकदम गुस्सा है, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को पुरसकून किया। कॉल रिसीव की। हेलो परी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम तो कल आने वाली थी ना, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। ओहो साले साहब, प्यार से आप अपनी बहन को परी कहते हैं? नाइस नेम।
सूट भी करता है इन पे। वो पर प्रीशे की तरफ देखकर मुस्कुराया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और परी कहाँ है? इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? साले साहब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। प्रीशा एकदम बोली कि जवार ने इसे आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। प्रीशा एकदम डर गई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी परी को अपना कहने की? बहन नहीं, वो मंगेतर है, वो मेरी। फवाद को गुस्सा आया। हिम्मत? हाँ हम, वो कहका लगा के हंसा। हिम्मत की बात तो ना ही करो तो अच्छा है, हमारी हिम्मत तो तुम्हारी बहन देख ही चुकी है। वो बार बार बहन का वर्ड यूज़ कर रहा था और फवाद वहाँ गुस्से से पागल हो जा रहा था। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने ये लफ्ज़ दोबारा कहा। कहाँ है परी? फ़ोन दो इससे। फवाद को इतना कहना था कि जवार इतने ज़ोर से धड़ा के खुद पीछे भी डर गई। ज़बान संभाल के बात करो हमसे, तुम मलिक जवार हैं। हम तुम मुंह तोड़ोगे हमारा, इससे पहले टांगे तोड़ देंगे हम तुम्हारी और तुम्हारी जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे हम। दूसरी बात, ये तुम्हारी परी नहीं, हमारी होने वाली बीवी है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है इसे बहन बनाओ या भाभी। और हाँ, आइंदा यहाँ अगर दोबारा गलती से भी फ़ोन किया तो हम अपनी बात हम अपनी बात पर पूरा उतर जाएंगे। और अपनी बात से फिर ना हमने सीखा है और अपनी बात से फिरना हमने सीखा नहीं है। इसका अमली मुजाहरा हमारी होने वाली बेगम साहबा बाखुशी दे चुकी हैं। आखिरी जुमला इसने पेशे की तरफ देखा कहा, फिर से रोने लगी थी। इसने सेल ऑफ की और अपनी जेब में डाला और चलता हुआ इस्तकाया। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है, तो क्या फैसला किया तुमने? पीछे का वो आखिरी दिया भी बुझ गया था। मैं तैयार हूँ इसके सामने। ऐसा कहते वो 100 बार मरी थी। वेरी गुड, काफ़ी अक्लमंद हो, चलो। और वो मरे मरे कदमों से इसके साथ चलने लगी। निकाह हो चुका था। प्रीशा ने मरे मरे हाथों से निकाह नामे पर साइन किया। इसे फवाद याद आया और 2 आंसू टूटकर निकाह नामे पर गिरे। आज इसे फवाद इसका माजी बन चुका था। कितनी नापसंदीदा तब्दीली आई थी ज़िंदगी में। जिसे पसंद करती थी वो मिला नहीं, और जो सबसे ज़्यादा नापसंद था वो इसका हाल और मुस्तकबिल बन चुका था। जवान इसे रोते हुए देखा तो कहा, नो माय डियर वाइफ, आज तो खुशी का दिन है और यूं रो के बर्बाद ना करो। वैसे आज की खुशी के दिन का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ। प्रीशा ने इसकी आंखें उठाकर देखा, क्योंकि तुम्हारी बदौलत मुझे मेरी बीवी मिली है। प्रीशा ने मुंह मोड़ लिया। वो मुस्कुराया। प्रीशा वहाँ से उठी और जिस कमरे में से ठहराया गया था इसकी तरफ चल दी और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। 1 डेढ़ घंटे बाद जवार कमरे में ऐसे रोता देखा तो बोला, क्यों मनहूसियत डाली हुई है इस वक्त? मैंने डाली है मनहूसियत या तुमने मेरी ज़िंदगी में डाल दी है? वो रोते हुए बोली, ये मनहूसियत तुमने खुद अपने लिए चुनी है बीवी, अब रोना किस बात का? हाँ, गलती मेरी थी, गलती अब सुकून, मेरी किस्मत ही ख़राब थी। जवार मुस्कुराए। हाँ, सुकून तो बहुत मिल रहा है तुम्हें यूँ बेबस देख कर। और दूसरी बात की किस्मत तो खैर बहुत अच्छी है, तुम्हारी मलिक जवार की बीवी बनने का शर्फ मिला तुम्हें। वो तब फ़क्र से बोला और प्रीशा तलखी से हंसी। तुम्हारी बीवी बनने से अच्छा था मैं मर ही जाती। उस जवार हंसा, बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। प्रीशा ने मुंह मोड़ लिया, बड़ा गरूर है अपनी ताकत पे तुम्हें। बहुत। वो इसके लहजे की तलखी इंजॉय कर रहा था। ये इसे बहुत दिलचस्प लड़की लगी थी जिसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरती। ये गुरूर और तकब्बुर तुम्हें लेके डूबेगा देखना। वो जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था ज़ोर से हंसा। अच्छा, तुम तो वली भी हो, वाओ। उस पर सोच लो, मैं डूबा तो तुम्हें भी लेके ही डूबूंगा। कल को हमारी मोहब्बत की दास्तानें भी लोग याद किया करेंगे। मोहब्बत जानते भी हो तुम किसे कहते हैं? मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। तुम तो बड़ी ही खुशफहम हो। मैंने सिर्फ मोहब्बत की दास्तान कहा है और तुमने ये अंदाज़ा भी लगा ली कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। प्रीशा दिलो जान से तपी। ओ हेलो मिस्टर, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी मोहब्बत से। मैं वैसे भी फवाद से बस। वो ज़ोर से चलाया और चलता हुआ इस तक आया, आइंदा ये नाम तुम्हारी ज़बान पे ना आए वरना। इसकी आंखों में देकर उंगली उठा के वार्न किया। प्रीशा डरी। जवार ने कंबल उठाया और जाके सोफे पर रख दिया। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। प्रीशा ने दिल में कंबल अलग होने का शुक्र अदा किया और जाकर सोफे पर लेट गई। फवाद और पुप्पो के बारे में सोचने लगी। जवार से भी डर लग रहा था क्योंकि वो इतना अच्छा था नहीं कि निकाह करके अलग जगह दे सोने की। वो बैठ के आयत कुर्सी का विर्द करने लगी। जवार इसकी हरकत और सकनात बाखूबी देख रहा था। बेफिक्र हो, कुछ नहीं करता, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी हैं ज़िंदगी में। वो विर्द करके लेट गई। मालूम हो गया है मुझे आप किस किस्म के इंसान है। वेरी गुड। बीवियों को हर बात पता होनी चाहिए। और हाँ, तुम मुझे आप ही कहकर बात किया करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है ये। तुम तड़ाक आइंदा ना करना, समझी? और वापस लेट गया। पीछे मुंह बना के बोली, आया बड़ा आप जनाब कराने वाला। फवाद एकदम घबराया और अजीज़ को कॉल करके से सारी बात बताई। यार, जिस तरह वो बात कर रहा था इससे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी और बारो पार्टी है। प्रीशा जैसी लड़की भी बेबस थी इसके सामने। तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या होऊंगा? तो पंगा ना ही ले तो अच्छा है। वैसे इसकी पुप्पो से बात करके देखो वो क्या कहती है। दफ़ा करो, मुझे क्या, मैं क्यों अपनी जान मुश्किल में फंसाऊँ? इस जैसी लड़कियां बहुत। ये हुई ना बात मेरे यार। वैसे प्रीशा ने पैसे भेजे, हाँ 3 दिन पहले ही भेज दिए थे। तो अकेले के लिए मुझे उड़ा रहा है। चल चलते हैं कहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फवाद फ़ौरन तैयार हुआ।
अगले दिन जवार इस पे ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। इसने आंखें खोली, उठ भी जाओ, घोड़े बेचकर सोई हुई हो क्या? प्रीशा उठ के बैठी, क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि मुझे भूख लगी है, उठो नाश्ता बनाओ। वट, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूंगी? क्या हुआ? जस्ट निकाह हुआ है हमारा, पर इस नाते से तुम बीवी हो मेरी, हमारी तुम बीवी हो, हमारी हक बनता है हमारा तुम पे और तुम्हारा फ़र्ज़ कि तुम हमारा ध्यान रखो। हूँ ध्यान माई फुट, मेरा बच रहे तो गला दबा दूँ तुम्हारा। वो बेसाख्ता हंसा, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं हुई हूँ ना, तुम दबाओगी हमारा गला? चलो कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो, नाकाम ही रहोगी तुम। ये फालतू की बैच छोड़ो, नाश्ता बनाओ हमारे लिए, हमें ज़बान दराज औरतें ज़रा नहीं पसंद। वो कुछ कहती कि वो बोला और बात ख़त्म करते चलता बना पीछे। वो देर तक कुड़ती रही, फिर फ्रेश होके नाश्ता बनाने चल दी। किचन में दाखिल हुई और ब्रेड निकाली, सोचा 7 अंडे फ्राई कर ले और चूल्हे की तरफ गई। इतने में जवार किचन में आया, क्या बना रही हो? जहर। वो जलकर बोली, कोई बानी खा लूँगा अगर तुम अपने हाथों से खिलाओ। वो शौक हुआ प्रीशा को, ये कोई और ही जवार लगा। प्रीशा ने काफ़ी देर तक कोई जवाब ना दिया तो वो फिर बोला, ये क्या खाली अंडे ही खिलाओगी? ब्रेड है ना, मैं तो यही खाती हूँ। वो बोली तो जवार बोला, क्या मैं ब्रेड नहीं खाता? मुझे पराठे बना के दो, तुम ही ये खाओ। जवार ने फरमाइश की, वट तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं पराठा बनाऊँ वो भी तुम्हारे लिए? तो शोहर हूँ तुम्हारा, ये लफ्ज़ मेरे सामने बार बार यूज़ मत करो। पेशेंट टोका, क्यों शर्म आती है क्या तुम्हें? उसके पास आके बोला, हाँ आती है शर्म, तुम्हें अपना शोहर कहते हुए शर्म आएगी मुझे तुम्हें अपना शोहर बनाते हुए। वो पीछे हटी और गुस्से से बोली, वो इसे कुछ देर घूरता रहा। हम तुमसे आराम से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे यूं बदतमीज़ी से बात करो, हमसे तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो कि हम क्या हैं। और कहकर चला गया। प्रीशा ने 3 दिन पहले आने का कहा था और अब तक नहीं आई थी। पप्पू ने कितनी बार कॉल की लेकिन जवाब नहीं आया। पप्पू का रो रो के बुरा हाल था, या अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो, खैरियत से हो मेरे मालिक। वो बार बार यही दुआएं करती रही थी। पुलिस को इसके लिए इस मामले में इन्वॉल्व ना किया कि एक तो लड़की का मामला था, दूसरा ये भी ख्याल आ रहा था कि क्या पता कोई ज़रूरी काम की वजह से ना आ पाई हो। इनका दिल किसी तौर पर मुतमिन नहीं हो रहा था। उन्होंने फवाद को कॉल की। जी बोले, वो अजीज़ के साथ आया था घूमने। पप्पू का नंबर देकर बदमज़ा हुआ। फवाद कहाँ है? फवाद कहाँ हो? वो तुम्हारी बात हुई प्रीशा से? मुझे क्या पता कहाँ है। और रही बात इससे बात होने की, तो हाँ हुई थी, शादी कर चुकी है वो किसी से और बहुत खुश है। क्या? किससे? कौन है वो? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी लाडली से पूछे, पर आइंदा मुझे कॉल करके तंग नहीं करिएगा, कहकर इसने फ़ोन रख दिया। वो इसे लेकर फार्म हाउस निकला और वो दोबारा गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव करीब था कि वो बोला, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी किडनैपिंग का किसी को नहीं पता, इसलिए ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ। प्रीशा यकदम चूंकि इतना खुश मत हो, निकाह से आज़ादी नहीं दे रहा, तुम्हें ये आज़ादी है कि तुम आराम से अपनी क्लिनिक चलाओ, जो करना है करो, पर इस गाँव से नहीं जाओगी। क्यों? ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जो कह रहा हूँ वो अपने कानों के बीच में ही रखो और अब चुप करके बैठो। लो जी, यानी ये बात ही ख़त्म। वो चिढ़कर दूसरी तरफ देखने लगी। वो इसे देखकर मुस्कुरा दी। लड़की पता नहीं क्यों उसे अच्छी लगने लगी थी। इसने इसके तपे तपे से रूप को देखा, सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबियाँ घुली हुई थी। जब वो किडनैप हुई थी तब से इसने वही ब्लैक सूट ज़ेबतन किया हुआ था। बालों की कुछ लटें इसके चेहरे के तराब में फैली हुई थी। वो सूलिये में भी बहुत प्यारी लग रही थी। प्रीशा ने इसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो जलकर बोली, अगर मेरा जायज़ा हो गया हो तो कहीं और भी देख लें। वो कहकर लगा के हंसा। जवार ने इससे उसके घर छोड़ा। इसने जाते साथ ही पप्पू को कॉल की। हेलो पप्पू, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे पता मैं कितनी परेशान हो रही थी? मैं ठीक हूँ पप्पू, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो मैं? वो फवाद कह रहा, तुमने शादी कर ली है? प्रीशा को याद करके फिर रोना आने लगा। हाँ नहीं नहीं पप्पू, ये किसने कहा आपको? फवाद ने, इसने मजाक किया होगा। आप परेशान ना हो। नहीं, वो ऐसा मजाक क्यों करेगा, बता मुझे। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी पप्पू? वो चाह के भी इन्हें सच ना बता सकी थी, सिर्फ इनकी परेशानी के डर से, और दूसरा ये कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी। मैं बिजी थी, यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तभी आपको बता ना सकी। परेशानी वाली बात नहीं है पप्पू, थोड़ा मुतमिन हुई। अच्छा तो फिर कब आ रही है? अभी तो नहीं आ सकती पप्पू, कोशिश करती हूँ जल्द आने की। फिर कुछ और बातें करके इसने फ़ोन रख दिया था। ये तो तय था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। जवार हवेली आया, फ्रेश होने के अपने रूम में चला गया। फ्रेश होके आया तो दरवाज़ा नोक हुआ। आ जाओ साईं, बड़े साईं आपको बुला रहे हैं। मुलाजिम ने पैगाम दिया, तुम जाओ हम आते हैं। मुलाजिम चला गया। थोड़ी देर बाद मलिक वजाहत के पास बैठा था। कहाँ गुम रहते हो जवार पुत्र, बड़े दिनों के नज़र नहीं आए, हम तुम कल भी गायब थे। खैर तो है ना पुत्र, कहीं पर दादों की आदत तो ना अपना ली? कहीं नहीं बाबा, सही बस थोड़ा मसरूफ था। ये मसरूफियत जान सकते हैं हम बाबा? शक कर रहे हैं मुझ पे? नहीं शक वो भी तुम पे। गुरूर हो तुम हमारा, हमें फ़ख्र अपने बेटे पर। शुक्रिया बाबा। सही जवान ने जानबूझ के इन्हें ना बताया
जवार का इरादा सिर्फ इस लड़की की अक्कड़ तोड़ना था और जब वो इसकी अक्कड़ तोड़ देता तो वो इसे तलाक दे देता। पर ये क्या हुआ था कि इस लड़की के आगे इसकी सारी अक्कड़ ख़त्म हो जाती थी और अक्कड़ और मगरूर मलिक जवार की जगह एक शौक मलिक जवार आ जाता। इनके निकाह को सिर्फ एक दिन हुआ था और इस लड़की का जादू लगता था कि अब बहुत सर चढ़ कर बोलेगा, जवार हम चाहते हैं कि तुम खाकान शाह से हमारी ज़मीन जजा जल आज़ाद करवा लो। वो डीड बन के हमारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। आप बेफिक्र हैं बाबा, सही मैं होना देखता हूँ मैं कैसे नहीं देता वापस। अगर सीधी तरह मानता है तो ठीक, वरना इसकी टांगे तोड़कर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शाबाश बेटे, हमें तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वो खुश हुए। अब जाओ आराम करो तुम। इसने सर हिलाया और अपने कमरे में चला आया। वह जहाँ जानते थे कि वो क्या करके आया, इन्हें पता था कि इसने एक लड़की अठवाई है, लेकिन निकाह किसी की इल्म में अभी तक नहीं आया था। मलिक जवानी से रोज़ बहाने से मिलने जाने लगा। वो तंग आ चुकी थी। रात को सोने के लिए लेटती तो जवार की कॉल आ गई। इसने कॉल कट कर दी। वो फिर कॉल करने लगा। इसने नंबर बिजी कर दिया। वो भी ढीठ था, कॉल किए ही जा रहा था। झिझलाकर पेशेंट ने कॉल रिसीव की। किससे इतनी देर से बातों में मसरूफ थी। गुस्से से बोला, हमें आज तक किसी ने इंतज़ार नहीं करवाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें बेजा राय दे रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम हमारे साथ बदतमीजी से पेश आओ। मैं जिससे भी बात करूं तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है, रही बात इंतज़ार की तो करते रहो। मैं तुम जैसों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती और राय दी कब तुमने मुझे? हाँ, तुमने तो मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। बदतमीजी में जानबूझकर नहीं करती, तुम्हारे आगे तुम्हारे अफ़ाल उकसाते हैं मुझे। हमने पहले भी कहा था कि हमें ज़्यादा बोलने वाली औरतें सख्त नापसंद है। वो गुस्से से कराया, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेना देना तुम्हारी पसंद नापसंद से? मेरे लिए सिर्फ इसकी पसंद मायने रखती है जिससे मुझे मोहब्बत, और मुझे तो सिर्फ आवाज़ से बस। वो ज़ोर से चलाया। प्रीशा एकदम डर गई। आया तुम्हारी ज़बान से नाम दोबारा ना सुनूं, मैं समझी। और लगता है शायद अपनी पिछली बातें भूल गई हो, जो हमें यूँ कह गई हो कि हम जैसे मुँह लगाना पसंद नहीं करती। ज़रा अपने माजी में बोली की बातों को याद करो और फिर कुरेदना के मलिक जवार अपनी बात कैसे पूरी करता है। और अब तो वैसे भी तुम मुंह लगाने की बात कह गई हो। प्रीशा को याद करके एकदम झुरी आई और इसकी आखिरी बात सुनकर तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो खामोशी से सुनेगी। एक और बात, तुम्हारी पसंद अब हमारी पसंद है, लिहाजा हमारी पसंद भी तुम्हारी पसंद हो तो बेहतर है। सही मायनों में तुम्हें बीवी इसी दिन बना लेता, पर इस वक्त दिल तुम्हारी तरफ इस तरह माइल नहीं हुआ था जैसे अब हुआ है। जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो, लेकिन आना तुमने मेरे पास ही। पहली बात इसने गुस्से में और दूसरी मुस्कुरा के की, मुझे ऐसे आदमी नहीं पसंद जिससे लोग डरें, जो दूसरे लोगों को पाँव की जूती समझे और ख़ुद को खुदा। तो तुम बनाओ ना प्रीशा, तुम्हें क्या पसंद? तो तुम बताओ ना प्रीशा, तुम्हें क्या पसंद? मैं वैसे ही हो जाऊंगा, मेरा यकीन करो। इसकी टून एकदम बदली। यकीन वो भी तुम्हारा कहकर इसने फ़ोन रख दिया। इस आदमी को वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि कभी ये वही घमंडी जवार लगता और कभी मोहब्बत करने वाला शौक सा जवार। अगले दिन मलिक वो जहाँ चीखते हुए हवेली में दाखिल हुआ। जवार कहाँ हो? हमारी नाक कटवाओगे तुम एक मामूली लड़की की खातिर? वो गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। जी, इसे इत्मीनान से कहा, तुम्हें अगर लड़कियों की तलब थी तो कोई भी रख लेते अपने शौक के लिए। इससे निकाह करने की क्या जरूरत थी? अब की जिस लड़की पर दिल आएगा इससे निकाह करते जाओगे? बाबा साईं, वो अब इज्जत है इस हवेली की। पुत्र, वो हमारी बराबरी की नहीं है। अम्मा ने कहा, अब बराबर की हो गई है। अम्मा समझा दो अपने बेटे को, कुछ दिन चाहिए तो इसे रख ले जब तक इसका दिल ना भरे, और इसके बाद इसे इस लड़की को तलाक देनी होगी। आप ये कैसे भूल गए हैं कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ? जिद में आपसे 4 हाथ आगे भी। जवार, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर इसकी वजह भी आप हैं। हम इस लड़की की हस्ती मिटा देंगे। जवार, अगर तुमने इस रिश्ते निभाने की कोशिश की तो फिर पहले अपने बेटे को ख़त्म करिएगा। बाबा साईं, वो कहकर वो रुका नहीं था। खाकान शाह से ज़मीन के मामले पर इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और एक गोली मलिक जवार के हाथ को छूकर गुजर गई। इसे फौरी तिब्बी मदद के लिए प्रीशा के क्लिनिक पर लाया गया। प्रीशा यकदम परेशान हो उठी। मलिक जहाद भी वहां पहुंच गई थी। इतना खून बहने के बावजूद भी जवार ऐसे बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे मानना पड़ा कि वो जवार वाकई ताकतवर है। प्रीशा को देखकर जवार की होंठ पर मुस्कुरा देंगी। प्रीशा नज़रअंदाज करके इसका जख्म चेक करने लगी। इनका जख्म काफ़ी गहरा है, पुलिस इन्हें शहर ले जाए। सुनो डॉक्टर, नहीं, मेरा बेटा तकलीफ में है और तुम कह रही हो कि जैसे ऐसी तकलीफ में शहर ले जाऊँ, तुम ही इलाज करोगी इसका? मलिक वजाहत बोले, पर तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं? वो सख्त हुए तो जवार ने इन्हें चुप रहने का इशारा किया। प्रीशा की कोशिशों की वजह से खून बहना रुक गया। इसने जवार को पेन किलर दिए, कुछ दवाएं लिखकर इसे दी। अगले दिन वो हवेली आई। मलिक अमार इसे जवार के कमरे में लेकर गया। इसे देखकर जवार का चेहरा खिल गया। ज़ही नसीब, आज तो खुद हमारी बेगम
चल कर आई हैं। वो कुछ ना बोली और ज़ख्मों का मुआयना करके जाने लगी। जवान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने करीब बैठा लिया। डोंट टच मी ओके। वो गुस्से से बोली। उठने लगी। जवान ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ आई। पर मेरी बात तो, लेकिन मेरे पास तो मेरी बीवी बैठी है, मुझे चलना चाहिए। वो फिर रोटी नाश्ता आज मेरे साथ करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे जाना, बात समझ नहीं आती तुम्हें। वो चलाकर बोली तो जवान ने खींच कर इससे करीब किया। आपका ज़ख्म ताज़ा है, आप आराम करें। वो बुलखलाई। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जो तकलीफ़ें बर्दाश्त ना कर सकूँ। तुम्हें ये जताना अब ज़रूरी है कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ताकतवर भी। तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ी होके बेइज्जत करी हो, इसकी सज़ा है या नहीं? जवार प्लीज़ से छोड़े। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ नाश्ता साथ। वो फ़ौरन मान गई थी। जवार के ज़ख्म अब तकरीबन बढ़ चुके थे। वो तेज़ी से सेहतियाबी की तरफ लौट रहा था। एक दिन मलिक उजाद इसके कमरे में है। बाबा साईं यहाँ आप आइए। जवार उठ के बैठा। तो क्या सोचा तुमने इस लड़की के बारे में? मैंने आपको बताया था मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जवार और तुम्हें ये भी मालूम है कि हमारे ख़ानदान में जितने आशिक मशाक़े चले, लेकिन शादी हम सिर्फ़ ख़ानदान की लड़की से ही करते हैं। वो भी अब इसी ख़ानदान का हिस्सा है। बाबा साईं मलिक को जहाँ तैशमी आ गए। जवार अब तुम हद से बढ़ रहे हो, पर तुम ये ना भूलो कि हम बाप हैं तुम्हारे। एक लड़की नहीं होगी, जान का अजाब होगी हमारे लिए। इस अजाब को अब हमें ही देखना होगा। खबरदार बाबा साईं, अगर इससे कुछ हुआ ना तो दुनिया को आग लगा दूंगा मैं, कहकर वो कमरे से चला गया। मलिक उजाद का गुस्सा किसी तौर पर कम ना हो रहा था। एक मामूली लड़की के लिए इनका लाला बेटा पागल हो रहा था। जवार अब ऐसा नहीं रहा था जैसा वो पहले था। वो लोगों को डराना धमकाना छोड़ चुका था। जो घमंड इसमें पाया जाता था वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था। वो लोगों के काम आने लगा था। आस्ता आस्ता सभी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था। वो लोगों के काम आने लगा था। और यही समझती थी कि वो अभी भी फवाद से मोहब्बत करती। वो हैरान होती इसे निकाह के बाद इसे अब तक इसे कॉल तक न की थी। ना ही फवाद ने पूछा था कि कुछ लोगों को मोहब्बत में इस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक वो इनके पास होती है, और जब मोहब्बत इनसे दूर हो जाती है तो वक्त इन्हें बताता है कि मोहब्बत तो इनके कहीं आसपास थी, बस वो ही समझ ना सके। एक दिन इसने इस गांव से चले जाने का फैसला किया। पप्पू को कॉल करके इसने ये कह दिया था कि इसने इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में अप्लाई किया था और इसकी जॉब वहीं हो गई है। तो बेटा आ जाओ। कितने मासी ने इन आंखों ने तुम्हें नहीं देखा? जी पप्पू, मैं मिलके ही जाऊंगी आपसे। फिर एक दो बातों के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। जवार के बदले रवैये को अमार ने भी नोट किया था। अमार जवार के कमरे में है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जवार ने इससे पूछा। वरना इसके साथ रवैये की वजह से सब इसके कमरे में ही कम जाते थे। वैसे ही अदा वो उलझा हुआ था। क्या हुआ है, यहाँ आकर बैठो। वो आके बेड पर बैठ गया। अदा एक बात पूछूं आपसे? जवार ने सर हिलाया। अदा आपका इतना बदला हुआ रवैया, मेरा मतलब है आप पहले तो आप इसने बात अधूरी छोड़ दी। तो वो मुस्कुराया। मार ये जो सोच रहा था कि वो गुस्सा होगा, मुस्कुराता देखकर हैरान ही रह गया। वो जवार जो ख़ास मौक़ों पे भी कम ही मुस्कुराता था, आज बिना बात के ही मुस्कुरा रहा था। मार को वो वक्त याद है जब कुछ माह पहले इसने जवार के पर्सनल्स इससे गलती से पूछ लिए थे। तब भी तो जवार ने इत्मीनान से सब सुना था, और बाद में इसकी जो हालत की थी सोच के ही वो डर जाता था। पर आज जवार बोला, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है मार। मोहब्बत पर अदा किससे? वो डॉक्टर है ना, प्रीशे इससे इसका नाम लेते उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अमार तेरी भाभी है ना, इसे घमंड नहीं पसंद तो छोड़ दिया। इससे लोगों पर जबर करना नहीं पसंद, तो अब कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत से मैं इसे जीत लूँगा। वैसे मुझे लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अमार को वो डॉक्टर याद आई। कहीं से नहीं लगता था कि वो भी जवार से मोहब्बत करती होगी। तभी बोला, अदा आपको ये यकीन है या अहलाम? अभी तक तो अहलाम है, वैसे भी मोहब्बत में जब तक अहलाम ना हो तो फिटे मुँह मोहब्बत का। वो ऐसे बोला तो अमार हंसा। बेस्ट ऑफ लक अदा कहकर वो उठा और चला गया। जवार देर तक प्रीशे को याद करके मुस्कुरा रहा था। आज जवार किसी काम से शहर गया हुआ था और यही सही मौका था यहाँ से जाने का। वो घर से निकली, बस स्टॉप पे पहुंची। वो इस गांव से हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी। जब बस चली तो इसने मोबाइल की सिम तोड़कर वो मोबाइल गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इस गांव की कोई याद अपने पास रखना नहीं चाहती थी, और जवार से तो अब कोई राब्ता रखना नहीं चाहती थी। गाड़ी गांव की हदूद से निकल रही थी, और इसका दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा था, जैसे कि वो गलत कर रही, जैसे अपना दिल वो यहीं छोड़कर जा रही है। दो आंसू टूट के इसकी गाल पे बह गई। एक लंबे सफ़र के बाद वो लाहौर पहुंच गई थी। घर पहुंच के पुप्पो से मिली। रात के खाने के बाद वो दोनों बैठ के चाय पी रही थी कि पुप्पो ने पूछा, प्रीशे कल कब तक जाओगे इस्लामाबाद? मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। नहीं नहीं पुप्पो, मुझे जो ज्वाइनिंग देनी है कल, हर हाल में मैं नहीं रुक सकती। वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। इसे पता था कि अगर यहाँ रुकी तो जवार इसे जल्दी ढूंढ लेगा। पुप्पो आप भी चले ना मेरे साथ? वो इन्हें भी ले जाना चाहती थी। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ पूरा घर छोड़कर? कोई बात नहीं ना, सब हो जाएगा, बस आप मेरे साथ चली। वो बात जिद थी, पर बेटा सब यूँ
सब हो जाएगा पुप्पो, आपको घर की टेंशन है ना, तो कोई बात नहीं, सब हो जाना है, प्लीज़ आप साथ चले, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। बहुत बोलने पर भी जब वो ना मानी तो पुप्पो ने जाने की हामी भर ली। पुप्पो को मनाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उफ, इस जाहिल का फ़ोन भी आता ही होगा, पता नहीं क्या है, रोज़ फ़ोन करता सर खाने के लिए। वो क्या कर आई है, वो यकसा फरामोश कर बैठी थी। बहुत देर बाद जब कोई कॉल ना आई तो वो चौंकी और सेल देखने उठी। मेरा सेल, ओ सेल ढूंढने लगी तो इससे एकदम याद आया, वो तो इस गांव को छोड़ आई है। याद आते ही दिल एकदम खाली खाली होने लगा, उदासी रोगों पे में उतरने लगी। वो शख्स इससे अपना आदी कर गया था। इसने सर झटका और सोचा फवाद को कॉल करे, पर इसे तब और हैरानी हुई जब इसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो फवाद से बात करे। इसने अपनी हालत को इग्नोर किया और फवाद को कॉल की। 2-3 बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, फवाद बोला। इसकी आवाज़ पे आज पहली बार था कि जब इसका दिल ना धड़का। हेलो फवाद, कौन? मैं प्रीशे। कौन प्रीशे? फवाद, मैं हूँ। प्रीशे भूल गई क्या? प्रीशे को लगा वो मजाक कर रहा है। कौन है फवाद? एक नस्वानी आवाज़ आई। रॉन्ग नंबर है जान, फवाद ने कहा और फ़ोन रख दिया। प्रीशे फ़ोन को हैरानगी से देने लगी। जवाब दूसरे दिन जब हवेली लौटा तो फ्रेश होकर सोचा आज प्रीशा से मिलने जाए। थोड़ी देर बाद वो इसके घर के सामने खड़ा था, दरवाजे पर ताला लगा, इसका मुंह चढ़ा रहा था। इसने सोचा क्लिनिक पे होगी, वहाँ गया तो वहाँ भी ताला लगा होता। इसे समझ ना ये सब क्या है, और फिर दिमाग ने यकदम झटका खाया। हम लड़की की हस्ती मटा देंगे, मलिक वजाहत के बोले गए लफ्ज़ इसके कानों में गूंजे और इसका मुंह गुस्से की शिद्दत से फिर सुर्ख हो गया। वो सीधा हवेली पहुंचा। मलिक वजाहत कहाँ हो? मेरे सामने। या वो चीख चला रहा था, क्या हुआ है पुत्र, क्यों पागल हो रहा है? भला बाप का नाम कोई यूं लेता है? अम्मा परेशानी से बोली। आप हट जाएं अम्मा, ये मलिक वजाहत और मलिक जवार के बीच का मामला है। वो आगे बढ़ा। इतने में मलिक वजाहत इसके सामने है। क्यों चला रहे हो? बाप हैं हम तुम्हारे, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम हमसे? बाप बाप ऐसा करते हैं? अरे बाप को बाप कहते हुए भी शर्म आती। मलिक वजाहत ने एक जोरदार चांटा इसके मुंह पर मारा। तमीज़ से बात करो हमसे। मलिक जवार, हमारे बेजा लाड प्यार ने तुम्हें यूं खुसर कर दिया है, तुम अब अपने बाप से बदतमीज़ी करने लगी हो। अम्मा जान ने एकदम मुंह पर हाथ रखा और जवार का बाजू पकड़ा। इतना सब कुछ करके आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं आपसे तमीज़ से बात करूं? वो पागल ही हो गया था। क्या किया हमने? कहाँ है परिशे? क्या किया है आपने इसके साथ? परिशे वो डॉक्टर नहीं? हाँ वही बताए, हमें नहीं पता जवार, इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा आप खिलाफ थे, सच बताएं वरना क्या? मलिक वजाहत बोले। जवार ने जेब से गन निकाली और कनपट्टी पर रखी। जवार मेरे बच्चे। अम्मा एकदम चीखी। जवार ये क्या पागलपन है? मलिक वजाहत चलाए, आप बताते हैं या नहीं? जवार हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो फिर कहाँ है वो? चलाए जवार, खुदारा ये नीचे करो। अम्मा रो रही थी पर वो किसी की नहीं सो रहा था। जवार, हम मलिक वजाहत हैं, जो काम हम करते हैं वो दिन दिहाड़े करते हैं, छुप के नहीं। खाएं मेरे सर की कसम और सच बताएं। जवार ने इनका हाथ अपने सर पर रखा। मलिक जवार, बाप पे एतबार नहीं खाते हैं हम, तुम्हारी सर की कसम, खुश हो जाओ, हम नहीं जानते वो कहाँ है। जवार एकदम खामोश हुआ। मलिक वजाहत ने गन इसके हाथ से छीनी। वो खामोश रहा और चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। अम्मा पीछे रोती रही। इसने ना सुना इसके अंदर आज पहली बार कुछ छन से टूटा था, शायद वो खुद। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। आके वो बेड पे बैठा और सर हाथों में गिरा लिए। क्या वो मुझे छोड़कर चली गई है? क्या सच में मैं गलत था जो ये समझ रहा था कि इसकी पसंद अपनाऊंगा तो क्या पता इसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? क्या फवाद की मोहब्बत इतनी ज़ोरावर थी जो इससे अपना शोहर नज़र ना आया? भले ये रिश्ता मजबूरी से जुड़ा था, इसने पर रिश्ता तो था ना। इसने अपना सर उठाया। मलिक जवार कमज़ोर नहीं है, वो बदला ज़रूर है पर कमज़ोर नहीं हुआ और अब भी ताकतवर है। वो अपनी इज्जत अपनी बीवी किसी और के पास कैसे आसानी से बेच सकता है? नहीं प्रीशा, तुम वापस आओगी और आपकी बार इसी घर में आओगी, फिर यहीं रहोगी हमेशा, लेकिन तुम्हें वो जवार नहीं मिलेगा। हाँ मैं वैसा ही रहूँगा जैसे लोग तुम्हें पसंद, क्योंकि मोहब्बत के आगे मैं बेबस हूँ। यहाँ तक कि तुम मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। प्रीशे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। प्रीशे, तोड़ दिया मुझे। तुम वो पहली और आखिरी औरत हो जिसे मेरे दिल ने चाहा, और वो तुम पहली और आखिरी औरत हो जिससे ने मुझे बेदर्दी से तोड़ा है। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, ज़रूर ढूंढूंगा, पताल में भी, तब तक तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा परी। वो रात गए तक इससे मुखातिब रहा, फिर खड़ा हुआ। इसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। इसने एक नंबर मिला है, आज पता करके बताओ डॉक्टर प्रीशा गांव से कहाँ गई है? जी साईं। इसने कहकर फ़ोन रख दिया। सुबह के 4 बज रहे थे और प्रीशा के बारे में ही सोच रहा था। बार बार आंखों के गोशे नम हो रहे थे। क्या वो लड़की इतनी बासर थी जो इस जैसे शख्स को रुला गई थी? वो बचपन से अब तक बस रुलाता आया था और आज एक मामूली सी औरत इसे रुला गई थी। वो इसके बारे में सोचे जा रहा था कि इसकी फ़ोन की बेल बजी। देखकर वो बोला, हाँ बोलो साईं। वो डॉक्टर नहीं जी, लाहौर चली गई हैं। ठीक है, लौट जाने की तैयारी करो और पता करो कि वो वहाँ किसके पास है। जी साईं। थोड़ी देर बाद वो कमरे में जाके
लेटा, आंखों से नींद काफी कोसों दूर थी। इस वक्त फवाद की बेरुखी नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाके लेटी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। इस वक्त फवाद की बेरुखी नहीं बल्कि जवार की याद सता रही थी। उफ, लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया। इसने आंखें बंद की और फिर वो याद आने लगा जब वो इसे फ़ोन किया करता था। वो गुस्से होती थी, वो उठ कर बैठी और सर हाथों में दे लिया। सही कहता था, वो आदतें मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती हैं। वो भी तो इसकी एक आदत अपने साथ ले आई थी जो कि इसे डिस्टर्ब कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो इसकी आदत नहीं लेकर आई बल्कि वहाँ अपना दिल छोड़ आई है। इस्लामाबाद आए से तीसरा दिन था। सोचा था यहाँ के बिज़ी हो जाएगी, पर क्या पता जवार की यादें इसका पीछा छोड़ दें। पर ये इसकी खाम ख्याली थी। वो एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी। उठते बैठते से वही याद आता, न जाने में ही सही वो इसकी कॉल का इंतजार करने लगी। हालांकि वो जानती थी कि वो कैसे इसको फ़ोन करेगा, लेकिन फिर भी दिल कहता था कि कभी तो वो पता लगा ही लेगा। इतने दिनों में वो ये तो जान गई थी कि वो जवार से मोहब्बत करने लगी, लेकिन इस फीलिंग का इनकारी थी। वो फवाद से बेवफाई नहीं कर सकती थी। वो दिनों से वो फवाद को कई बार कॉल कर चुकी थी, पर वो अब इसका फ़ोन नहीं उठाता था। आज भी वो इसे कॉल कर रही थी। कितनी कॉल्स की इसने, पर बेसुध। इसने दोबारा कॉल की और अब की बार फ़ोन उठा लिया। फवाद इस टाइम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के पास बैठा था। सेल पर चमकता नाम ना होगा। इसे देखा और सी की कौन हो, क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार। फवाद, मैं प्रीशे हूँ। प्रीशे? ओ हाँ, प्रीशे जवार। प्रीशे को धचका लगा। फवाद, तुम चुप करो और मेरा पीछा छोड़ दो। अब फवाद, मैं इसे छोड़ आई हूँ। ओह, तो तलाक याफ्ता हो? मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है जो मैं तुम जैसी तलाक याफ्ता से शादी करूँ? फवाद, ना मत लो मेरा। और रही बात मोहब्बत की बात, तो वो तो मुझे तुमसे थी ही नहीं। जस्ट पैसों की ज़रूरत थी जो तुम पूरी करती थी, और तुमसे शादी का मकसद भी यही था। वट, तुम मुझे यूज़ कर रहे थे? हाँ, आसान लफ्ज़ों में यही समझ लो। वो लापरवाही से बोला। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कि इसने फ़ोन रख दिया बहुत देर तक, तो इसे समझ ही नहीं है कि इसके साथ हुआ क्या। और जब समझ आई तो इसका दाढ़े मामा के रोने का दिल चाहा। इतना बड़ा धोखा इसके साथ। फवाद से अच्छा तो जवार था जिसने इसे बड़े ज़बरदस्ती निकाह किया, लेकिन इस निकाह के बावजूद अपनी कोई गर्ज जाहिर ना की। और फवाद, वो तो मंगनी से भी पहले इसे अपने काम निकलवा रहा था। इसे याद है कि जब भी वो फ़ोन करता अपने काम के लिए करता, वरना तो वो इसे पूछता तक ना था। और जवार हर रोज़ इसे फ़ोन करता, इसकी कड़वी बातें सहता रहता। इसके लिए अपने आप को तक को बदल दिया इसने। तो क्या मोहब्बत वो थी जो जवार इससे करता था? वो जवार और फवाद का मुवाजना करने लगी। जवार इसे ढूंढता हुआ लाहौर पहुंच गया। इसके घर पर गया तो ताला लगा पाया। चौकीदार ने बताया कि वो इस्लामाबाद ले गए हैं। कहाँ तक छुपती फिरोगी परी मुझसे? कहाँ तक? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा, वो खुद से बोला। प्रिशिया अब फिर से इसी गांव जाना चाहती थी जहाँ इसकी खुशियाँ थी, जहाँ इसका जवार था। फवाद तो कब का इसके दिल से उतर चुका था। फवाद का जिक्र तक वो सुनना नहीं चाहती थी। वो अब जल्द से जल्द जवार से मिलना चाहती थी। इसे मालूम था कि वो इससे नाराज़ होगा, पर वो इसे मना लेगी। इसे पुप्पो को सब कुछ बताने का फैसला किया। रात को पुप्पो अपने रूम में आराम कर रही थी कि प्रीशा चली आई। खैरियत बेटा इस वक्त? जी पुप्पो, आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बैठो। पुप्पो वो झिझकी। बोलो बेटा, झिझक क्यों रही हो? बचपन से आज तक तुमने हर बात मुझसे बेझिझक की है, फिर ये आज झिझक क्यों? पुप्पो, वो फवाद ने जो आपको फ़ोन पे बताया था ना निकाह का, वो आसा सब बताने लगी। पुप्पो, वो सच कह रहा था? पुप्पो शौक रहेगी क्या? यानी तुम्हारा निकाह? जी पुप्पो, पर ये बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बताओ, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है? पुप्पो, मैं बताती हूँ। मैंने पूछा है, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है? जी पुप्पो, पर ये पूरा सच नहीं है। आप तो जानती है ना, फिर क्या सच है? मैं तुमसे पूछा, तुमने झूठ बोला कि नहीं, और अब तुम कह रही हो कि फवाद सच कह रहा है। पुप्पो, ये निकाह जैसे आप समझ रही वैसे नहीं हुआ जैसे आप समझ रही हैं। और फिर परी ने सारी कहानी सुना डाली। पुप्पो ने आगे बढ़ के से गले से लगा लिया। हाय मेरी बच्ची, इतने दिन तक मुझसे क्यों छुपाए? मैं आपको परेशानी देखना चाहती थी। पुप्पो, तभी नहीं बताया मेरी बच्ची, मेरी जान। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। हम इन पर केस करवा देंगे, इन्हें हर हाल में तुम्हें तलाक देनी होगी। पीछे कर्ण खा के पीछे हुई। नहीं पुप्पो, मगर क्यों? वो निकाह जो कभी मेरी मजबूरी था वो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो आदमी जिसे मजबूरी में मैंने अपना शौहर बनाया वो अब मेरी कुल कायनात है। पर बेटा, वो आदमी पता नहीं कैसा हो। वैसे भी ये जागीरदार लोग अच्छे नहीं होते। नहीं पुप्पो, वो बहुत अच्छा है। पता है, इसने मेरे लिए अपने आप को बदल दिया। इसने मुझसे बेगर्ज मोहब्बत की, सिवाय मेरी मोहब्बत के मुझसे कुछ ना चाहा। और फवाद, ना मत लें इसका मेरे सामने। आप ठीक कहती थी, वो बहुत लालची है। वो इस लालच में ही मुझसे शादी करना चाहता था। शुक्र है अल्लाह का, इसने मुझे ज़ाया होने से बचा लिया और एक ऐसे आदमी के नसीब में लिखा जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब मुझे मालूम हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है। वो क्यों मुझे गलत आदमी के हाथों ज़ाया होने देता?
ये तो ठीक कहा, ये तू ठीक कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तुमने ठीक कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परी नाम क्या है इसका? मलिक जवार। प्रीशा ने पहली बार ये नाम मोहब्बत से लिया था। मैं मिलना चाहती हूँ उससे, कल चलेंगे गांव। पुप्पो वो एकदम तैयार हुई। तौबा है, लड़की यहाँ आने की भी जल्दी थी और जाने की भी। परी मुस्कुरा दी। आज बहुत दिनों बाद वो यूं दिल से मुस्कुराई थी। मलिक वजाहत तो इसे देखकर ही डर गए थे। इनको ये तो पता था कि वो जिद का पक्का है, पर इसकी जुनूनियत अब देखी थी। इन्हें अपना ये बेटा जान से प्यारा था। आप क्यों मेरे पुत्र की ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं? मलिक साहब, मेरे बच्चे का तो कुछ ख्याल करें। अम्मा परेशान से बोली। तो क्या करें हम? इसकी बेजा फरमाइशें पूरी कर दें? हाँ कर दे। ज़िंदगी तो मेरे पुत्र ने गुजारनी है, इसके साथ हमें नहीं। जहाँ वो खुश है वहाँ हम। खुदारा यूँ ज़बरदस्ती ना करें, वरना जान लें ज़िद में वो आपसे 4 हाथ आगे है। अगर इसने अपने साथ कुछ कर लिया तो? देखा नहीं इस दिन कैसे बंदूक उठा ली थी उन्होंने? कोई जवाब ना दिया तो वो फिर बोली, वो आज तक आपका फरमा बता रहा है, इसने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। आप इसकी एक ज़िद पूरी नहीं कर सकते। वो हमसे कुछ भी मांगे हम हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, पर बेजा ज़िद नहीं। कहकर वो कमरे से निकल के पीछे अम्मा बहुत देर तक रोती रही थी। जवार का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह इस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। एक लड़की के पीछे यूं पागल हो जाएगा उन्होंने सोचा ना था। वो दिल ही दिल में इसकी आफियत की दुआ करने लगी। प्रीशा और पुप्पो आज गांव के लिए रवाना हो रही थी। जैसे जैसे गाड़ी गांव की तरफ जा रही थी, प्रीशा के दिल में सुकून उतरता जा रहा था। दिल की धड़कनें ये सोच के बेतरतीब हो रही थी कि जब वो जवार के सामने इजहार करेगी तो जवार का रिएक्शन कैसा होगा। गांव पहुंच के वो सामान लेकर घर आई। दरवाज़ा खोल कर वो दोनों अंदर दाखिल हुई। रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों बहुत थक गई थी तो सो गई। अगले दिन इसने अपने क्लिनिक खोली तो एक औरत क्लिनिक खुली देखकर अंदर दाखिल हुई। अरे डॉक्टरनी जी, आप आ गए हो? प्रीशा इसकी तरह मतवज्जो हुई। जी जी अब आ गई हूँ। आप यहाँ आ गई हो और पता है मलिक जवार आपको ढूंढने गए हैं। वो चूँकि मुझे, पर तुम्हें कैसे पता? वो मेरा शोहर है ना, मलिक साहब के घर में काम करता है, इसने बताया मुझे। अच्छा। वो औरत तो चली गई मगर वो सोच में पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा तो पता चल जाएगा, इसने दिल में कहा। जवार आज इस्लामाबाद आया था। प्रीशा को ढूंढता ढूंढता वो पागल हो गया था। इसकी हुली को देखकर लगता ही नहीं था कि ये वो जवार है जिसके रोब और दबदबे से लोग डरते थे। कई कई दिन के पहने हुए कपड़े, बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव, दीवाना सा हो गया था। वो पहुंचे ही थे कि इसके एक आदमी ने बताया कि प्रीशा गांव आ चुकी है। ये सुनती इसने वापसी जाने का फैसला किया। साईं कुछ वक्त यहीं ठहर जाए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं करीम, हम अभी के अभी वापस जाएंगे। पर साईं हमने कहा ना, इसने हुक्मिया अंदाज में कहा। जी साईं, जो हुक्म। वो जल्दी से देखना चाहता था। करीम वो कब आई गाँव? साईं कल आई हैं। ठीक। वो गांव पहुंचा और इसके घर की तरफ गया। घर का दरवाज़ा बजाया किसी बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। प्रीशा। वो बेख्तियार बोला, बेटा आप कौन है? यहाँ प्रीशा रहती थी। जी मैं इसकी पुप्पो हूँ। तुम यकीनन जवार हो? जी माँ जी। प्रीशा कहाँ है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी बच्ची का क्या लगते हो इसके? पुप्पो मसनूई गुस्से से पूछा। वो पुप्पो इसका चेहरा देने लगी। आओ अंदर आओ। वो जवार को साथ लिए घर में आ गई, उसे तख्त पर बैठाया। हाँ अब बोलो। वो पहली बार किसी के सामने नर्वस हो रहा था। पुप्पो एकदम हंस दी। आप हंस क्यों रही हैं? इसलिए कि प्रीशा मुझे सब बता चुकी तुम्हारे बारे में। क्या सच में? हाँ। आपको कोई इतराज़? मैं बहुत खुश रखूँगा इससे माँ जी। वो उनके कदमों में यहाँ बैठा, उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। मुझे देखते ही मालूम हो गया कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। शुक्रिया माँ जी। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और खड़ा हुआ। बैठो बेटा, प्रीशा आती होगी। नहीं माँ जी। दामाद हो मेरे। ये माँ जी वाजी आइंदा नहीं बोलना। वो खुश हुआ। जी पुप्पो अब चलूँगा। वो चला गया। लेकिन पुप्पो मुतमिन थी कि अनजाने में ही सही एक अच्छा बंदा इनकी प्रीशा का मुकद्दर बना था। इसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद प्रीशा घर पहुंची। अरे आगे परी बेटा। जी पुप्पो तुम्हें पता है अभी कोई आया था? कौन? प्रीशा ने पूछा। मलिक जवार। क्या सच पुप्पो? जवार आए थे? वो बेचकीनी से पूछने लगी। हाँ बेटा, तुम सच कहती हो? वो बहुत अच्छा है। प्रीशा का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। तो आपने इन्हें क्यों नहीं बैठाया? मुझे फ़ोन कर देती। अरे वो बस थोड़ी देर के लिए आया था। वो खामोश हो गई। जवार प्रीशा से नाराज़ था। वो चाहता था कि अब प्रीशा इसे मनाए। वो रोज़ पुप्पो से मिलने जाता और वहीं से होकर वापस आ जाता। प्रीशा से ना मिलता। प्रीशा को भी लगने लगा था कि वो इससे नाराज़ है, पर वो इसे मनाए भी तो कैसे? पुप्पो की यहाँ बहुत सी औरतों से दोस्ती हो गई थी। वो आज इन्हीं के साथ कहीं गई थी। प्रीशा ने आराम के लिए आज क्लिनिक से छुट्टी की थी। दरवाज़ा बजा। प्रीशा दरवाज़ा खुला तो जवार खड़ा था। वो अंदर आए। पुप्पो कहाँ है? वो घर पे नहीं है, मैं बाद में आऊँगा। इसको देख के दिल को हद दर्जा सुकून मिला था, लेकिन नाराज़गी भी अपनी जगह थी। आप कैसे हैं? ज़िंदगी में पहली बार इसने इससे इतनी आराम से बात की थी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? वैसे ही पूछ रही हूँ। ठीक। क्या करो जाने लगा। बैठेंगे नहीं तो तुम मुझे अपने सामने नहीं देख सकती, और आज यहाँ बैठने का कह रही हूँ। वो शर्मिंदा हुई। जाता हूँ मैं, पुप्पो आए तो इन्हें बता देना। और चला गया। प्रीशा उदासी से जाता हुआ देखने लगी।
फूफो जवार मुझसे नाराज़ हैं। रात को वो फूफो से बोली तो बेटा मनाओ इसे कैसे, मुझे क्या पता कैसे शोहर है तुम्हारा, जानो। वो उठ बैठी। पर फूफो बेटा रिश्तों में ज़्यादा दिन तक दूरियां नहीं आनी चाहिए, वरना फासले इन रिश्तों के दरमियान अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे भी हालात हैं तुम्हारा निकाह हुआ है, बहरहाल वो तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करता है, इसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो नाराज़ है तो तुम इसे मनाओ। फूफो काफ़ी देर से समझाती रही और ठान चुकी थी कि वो इसे मना कर रहेगी। इतने में घर का दरवाज़ा बजा। जवार अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था कि अम्मा चलिए। जवार पुत्र जाके डॉक्टरनी को बुला ला। क्यों खैरियत अम्मा, क्या हुआ? खैरियत तो है बेटा, अमार की तबीयत बहुत ख़राब है, सुबह से बुखार है इसे और अब तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी इसकी। ओह मैं अभी जाता हूँ अम्मा, परेशान ना हो। वो उठा और इन्हें तसल्ली देता चला गया। थोड़ी देर बाद वो प्रीशा के घर के बाहर खड़ा था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? प्रीशा की अंदर से आवाज़ आई। मैं जवार। प्रीशा का दिल बेतरतीब धड़का। इसने दरवाज़ा खोला। जवार अंदर आया। अरे जवार आओ, अंदर आओ। फूफो बोली। वो प्रीशा को नज़रअंदाज करता अंदर आया। जी फूफो कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, अपनी कहो। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो ना बेटा। नहीं फूफो, फिर कभी अमार की तबीयत ठीक नहीं है तो इनको लेने आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इसने प्रीशा की तरफ इशारा करके फूफो से कहा। हाँ बेटा ले जाओ, आखिर को बीवी है तुम्हारी। फूफो ने फ़ौरन इजाज़त दी। इन मोहतरमा से भी पूछ लें अगर ये जाना चाहे मेरे साथ। मैं आती हूँ कहकर वो कमरे में गई और जब आई तो इसके हाथ में बॉक्स था। अपने गिर्द काली शाल लपेटी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जवार फूफो से मिला और प्रीशा को लेकर बाहर आया। फूफो बैठो। जवार ने इसके लिए फ्रंट डोर खोला और चुपचाप बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी स्टार्ट करी। पीछे ने इसकी तरफ देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी इससे बात करने की। अब कुछ तो बोलना था ना। अमार को क्या हुआ है? इसने पूछा। खुद जाके देख लेना कहकर वो फिर खामोश हो गया। पीछे को एकदम गुस्सा आया। हूँ पहले जब मैं बात नहीं करती थी तो वक़्त बेवक़्त मुझसे बात करने की लगी रहती थी और अब जब मैं खुद कर रही हूँ तो मौसफ़ के मजाज ही नहीं मिल रही। इसने दिल में सोचा। जवार इसकी हालत को बखूबी समझ रहा था पर गुस्सा था। क्या वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती थी? चलो एक्सक्यूज़ ना सही, मोहब्बत का इजहार ही कर दे। हूँ बैठी रहे। दोनों अपनी जगह मुंह बना के बैठे थे। गाड़ी हवेली पहुंची। प्रीशे और जवार गाड़ी से उतरे। हवेली में दाखिल हुए तो अम्मा और मलिक वजाहत चले आए। डॉक्टरनी जी आए, इसलिए अम्मार के रूम में गए। इसको देखें, पता नहीं क्या हो गया है, इसे सुबह से बुखार में तप रहा है। जी मैं देखती हूँ, आप तसल्ली करें। प्रीशा ने इसका चेकअप किया और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर दी। ये दवाइयाँ आप इन्हें टाइम से दीजिएगा और इनके खाने का खास ख्याल रखें, मौसमी बुखार है और कुछ नहीं। प्रीशा ने हदायत की तो अम्मा बोली शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आपके और भी बहुत से फ़र्ज़ हैं, वो भी याद कर लिया करें। जवार जोर देता बोला तो अम्मा के सामने यूँ बोलने पर प्रीशा खजल सी होगी। ए जवार क्यों मेरी धी को तंग कर रहा है? अम्मा ने प्रीशा को साथ लगाया तो प्रीशा हैरानी से जवार को देने लगी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ मेरे जवार की पसंद हो तुम। अम्मा ने भी इसकी हैरानी नोट कर ली थी। मुझे तो दिलो जान से पसंद है अपनी नूह। जवार इसे छोड़ने के लिए जा रहा था। अम्मा प्रीशा से बातें करते करते बोली। जवार ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पर आपकी बहू को आपका बेटा कुछ खास पसंद नहीं है? जवार बोला तो प्रीशा सर उठा के से देखा। क्यों, क्या कमी मेरे पुत्र में? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रीशा खिला गई। अम्मा हंस दी। जवार ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। जवार मुंतज़िर था क्या वो अब तो कुछ बोलेगी, पर नहीं, वो कुछ ना बोली। जवार चिढ़ गया। घर आया तो वो गाड़ी से उतरी। आप नहीं आएंगे? मैं किस लिए आऊँ? वैसे ही पूछा है मैंने। फूफो से भी मिल लीजिएगा। टाइम देखा तुमने? फूफो सो चुकी होंगी और इस टाइम गैर मर्द को अपने घर बुला रही हो। प्रीशा ने इसको हैरान नज़रों से देखा। गैर? हाँ तो मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? वो पता नहीं क्या इससे बुलवाना चाह रहा था। वो खामोश हो गई। हूँ मैडम की ज़बान वैसे कितना चलती है, आज गूंगे का गुड़ खा के बैठी है। क्या होता अगर ये बोल देती कि शोहर हो मेरे? जवार दिल में मुखातिब हुआ। इतने में फूफो ने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जाने लगी तो जवार गाड़ी जन से भगा ले गया। अगले दिन जवार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। सोचा जाने से पहले मोहतरमा की शक्ल ही देख के आ जाए, ये सोचते ही वो उठा और प्रीशा के घर जाने लगा। दरवाजे प्रीशा ने खोला तो जवार को देखते प्रीशा की आंखों में दीप से जलने लगते थे। वो अंदर आया। अरे जवार बेटा, फूफो उठी। अरे आप बैठे। फूफो सलाम दुआ के बाद फूफो ने इसकी तैयारी देखते हुए पूछा कहीं जा रहे हो? जी एक ज़रूरी काम की वजह से शहर जा रहा हूँ, सोचा आपसे मिल लूँ। ये तो बहुत अच्छा किया। प्रीशा जाके चाय बनाओ, शोहर आया है घर पे। कोई फिक्र ही नहीं लड़की को। फूफो ने अपने काम में लगी प्रीशा को वहीं खड़े खड़े झाड़ा। वो एकदम शर्मिंदा हुई। जी कहकर वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बना के लाई। चाय इसने आस्तगी से कहा। जवार ने चाय का कप उठाया। चाय पीते हुए फूफो से बातें करने लगा। जवार ने चाय का कप खाली करके ट्रे में रखा। फूफो किसी काम से उठकर कमरे में गई तो वो बड़बड़ाई। बंदा दो तारीफ के बोल ही बोल देता है, पर नहीं। जवान इसकी बड़बड़ाहट खूबी सुनी थी। वो मुस्कुराया और इसे तपाने को बोला। बंदा तारीफ के काबिल हो तो अगला तारीफ करता हुआ भी अच्छा लगता है। जवार ने कहा क्या मतलब है आपका? हाँ मतलब वही जो आप समझ रही हैं। और हाँ मैं ऐरी गैरी लड़कियों से बात नहीं करता कहकर इसने बात ही ख़त्म कर दी। ऐरी गैरी
मैं एरी गैरी हूँ। वो इसके सामने आकर कमर पर हाथ रख के लड़ाका औरतों की तरह बोली। जवार को इसकी ये अदा बहुत भाई। वो कुछ ने बोलने लगा था कि पुप्पो चले गई। वो दोनों खामोश हो गए। शाम के साए गहरे हो रहे थे। प्रीशा क्लिनिक से उठने लगी। मुलाजमा ने इससे बातें कर रही थी कि मुलाजमा बातों बातों में बोली, अल्लाह जवार साईं को भी जिंदगी सेहत दे। सुना है अस्पताल में है। पीछे यकदम चुकी। क्या मतलब? वो क्यों है अस्पताल में? आपको नहीं पता बीबी जी, जवार साईं का दोपहर को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी। इनका पीछे का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, बहुत खतरे में है जी। वो पीछे एकदम चेयर पर बैठ गई। मुलाजमा से देखा, बीबी जी आप ठीक तो हैं? मुलाजमा परेशान हुई। मैं ठीक हूँ। आप घर चले? नहीं, मुझे शहर जाना है। पर बीबी जी आप कैसे? मैंने कहा ना, मैंने हॉस्पिटल जाना है। वो चीखी। आंसू तवाते इसके गालों पर गिरने लगे थे। मुलाजमा से बहलाकर घर ले गई। पुप्पो ने इसे देखा तो परेशान होगी। क्या हो गया? मेरी बच्ची क्यों रो रही है? और रो के इसका बुरा हाल हो गया था। मैंने इनके पास जाना है पुप्पो, इनकी हालत सीरियस है। पुप्पो ने मुलाजमा से पूछा तो इसने सारी बात बता दी। ओ मेरे खुदाया, अब मेरा बच्चा। चुप हो जा मेरी बच्ची, इससे कुछ नहीं होगा। हम जाएंगे। पुप्पो से तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुलाजमा से हॉस्पिटल का पता मालूम करवाया। जाने की तैयारी की। प्रीशा ने पुप्पो को जाने से मना कर दिया। इनकी तबीयत वैसे ही ख़राब रहती थी। मैं आपको फ़ोन पे सूरत हाल बताती रहूँगी। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। प्रीशा ने पुप्पो को समझाया और हंसता चली और वहाँ पहुँची। जवार की गाड़ी ट्रक से टकराई थी। हाथ पाँव में फ्रैक्चर हुआ था और कमर में गहरी चोट आई थी। ट्रक से टक्कर पर वो गाड़ी से निकलकर बाहर गिरा था और सर बुरी तरह किसी बड़े पत्थर से टकराया था, जिसकी वजह से सर में भी गहरी चोट आई थी और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। मलिक वजाहत अपने जवान बेटे की ऐसे देखकर बिल्कुल ढह गए थे। वो चलती हुई इनके पास आई। बाबा साईं आप दुआ करें अल्लाह से कि इनको कुछ नहीं होगा। वो इनको तसल्ली देने लगी। उन्होंने सर उठा के से देखा। थोड़ी देर बाद वो इनके खाने के लिए कुछ ले आई। बाबा साईं कुछ खा लें, ऐसे तो आप अपने बेटे का ध्यान नहीं रख पाएंगे। वो थोड़ी देर बाद इनसे आके पूछती। इनका दिल प्रीशा की तरफ से नरम होने लगा था। शाम में जवार का ऑपरेशन होना था। वो सभी इसके लिए दुआएं कर रही थी, रो रही थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। मलिक वजाहत आगे बढ़े। प्रीशा भी चली आई। डॉक्टर साहब हमारा बेटा कैसा है? मलिक साहब, मलिक जवार के सर का जख्म ठीक नहीं है। हमने पूरी कोशिश कर ली है पर कोई खास फायदा नहीं है। अगर इसका इलाज जल्द से जल्द ना हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर कह के चला गया। प्रीशा ने एकदम अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मलिक वजाहत वहाँ पर ही चेयर पर ढह गए। मलिक वकार और मलिक अमार यहाँ हॉस्पिटल में जवार के पास ही थे। बाबा साईं अम्मा और प्रीशा को गाँव भेज दिया था। आज एक हफ्ते बाद जवार को होश आया था। मलिक वकार ने फ़ोन करके बाबा साईं को इतला दी थी। बाबा साईं ने शहर जाने के लिए तैयारी की। हवेली से निकले तो किसी ख्याल के थे तो उन्होंने ड्राइवर को प्रीशा के घर जाने को कहा और इस लड़की से इन्हें 79-80 हो गई थी। जितने दिन वो अस्पताल रहे, प्रीशा ने इनकी बेटी की तरह देखभाल की थी और फिर वो जवार की भी पसंद थी तो इन्हें अब क्यों कर एतराज़ होना था। प्रीशा के घर के बाहर गाड़ी रोकी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। प्रीशा ने दरवाज़ा खोला। आप? प्रीशा बेटा जवार को होश आ गया है, चलोगी? सच? इन्हें होश आ गया? हाँ बेटा मैं आती हूँ कहकर वो अंदर गई। अपना पर्स और चादर उठा के बाहर आई। घर को लॉक किया। पुप्पो लौट चली गई थी क्योंकि इनका बेटा बाहर से अचानक आ गया था तो वो चली गई थी, मगर फ़ोन पे जवार की खबर लेती रहती थी। वो गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी चली तो प्रीशा ने पूछा, बाबा साईं क्या वो खतरे से बाहर है? खतरे से तो बाहर है। अब डॉक्टर ने कहा है कि जवार को पाकिस्तान से बाहर ले जाएं और वहाँ किसी अच्छे अस्पताल में इसका इलाज कराएं। वो खामोश हो गई। फिर सारे रास्ते वो अल्लाह से इसके ठीक होने की दुआ करती रही। हॉस्पिटल पहुंचकर वो लोग जवार से मिलने गए। वकार और अमार तो पहले ही मिल चुके थे। जवार को यूं लेटा देखकर बाबा साईं आगे बढ़े। प्रीशा पीछे आई। बाबा साईं इसने प्यार किया। मेरा बच्चा, मेरा शेर कैसा है? जल्दी से ठीक हो जा पुत्र, तेरी आंखें पुत्र ठीक हो जा पुत्र, आंखें तरस गई तुझे अपने सामने खड़ा देखने के लिए। बाबा जवार की आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही थी। से यूं देखकर प्रीशा की आंखें भीगने लगी थी। कुछ ना बोल पुत्र, बस तो ठीक हो जा। डॉक्टर ने कहा है कि तेरा बाहर से इलाज कराने का देखना, बहुत जल्द तू चंगा भला नजर आएगा इंशाल्लाह। जवान ने प्रीशा को देखा। वो रो रही थी। जवान इसकी तरफ इशारा किया। प्रीशा इसकी दूसरी साइड खड़ी थी। बाबा ये भी। बाबा ने प्रीशा की तरफ देखा जिनके लिए इनका बेटा सर से पांव तक बदल गया था। इस हालत में भी इसकी सारी तवज्जो का मरकज़ वही थी। हाँ बेटा ये भी तेरे साथ जाएगी, लेकिन इससे पहले हम तुम दोनों का निकाह फिर करवाएंगे ताकि पूरे गांव को पता चले कि हमारे जवार की दुल्हन आ गई। बाबा ने खड़े खड़े फैसला किया। प्रीशा इन्हें देखने लगी। मेरी दी इतना हैरान ना हो, जवार हमें जान से प्यारा है। इसकी खुशी के आगे हमें कभी ना कभी तो झुकना ही था। और जवार के होश आने से पहले तुम जो हमारे साथ रही, एक बहू नहीं बेटी बन के हमें तसल्ली दी, दिलासा दिए, ख्याल रखा, अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा तो हम क्यों ना मानते। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बाबा जवार बोला, ओके अब बस भी कर दे। क्यों? कब से बाबा बाबा बोल रहा है? अब तो मैंने कर दी तेरे दिल की मुराद पूरी, अब चल जल्दी से ठीक हो जा। वो बोले तो प्रीशा भी हंस दी और जवार तो इसकी मुस्कुराहट पे फिदा था। अब हंसी पे नहाल हो रहा था। वो इसे देखता ही रह गया। बाबा साईं ने छोड़कर बाहर चले गए। बाबा के सामने तो ख्याल करें, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? प्रीशा बोली। जवार मुस्कुराता रहा। अब घूर क्यों रहे हैं? वो तब भी इसे देखता मुस्कुरा रहा था। उफ, इतने में डॉक्टर साहब
आगे तो वो बाहर आ गए। फिर इनका निकाह दोबारा किया गया। प्रीशा ने ब्लड रेड कलर का लहंगा ज़ेबतन किया था, जो अम्मा की फरमाइश थी। मेकअप ने सोने पे सुहागे का काम किया था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉस्पिटल में ही इन दोनों का निकाह हुआ। जवार का तो दिल चाह रहा था कि उठ के नाचे, इतनी चोटों के बावजूद। आज कुछ दिनों बाद इसे बाहर ले जाया गया। इस दौरान प्रीशा इसके साथ साथ थी। 1 माह बाद वो वापस आए थे। सर का जख्म तो ठीक हो गया था, पर कमर में चोट की वजह से लेटने बैठने उठने में तकलीफ थी। डॉक्टर्स ने मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट का कहा था। प्रीशा इसका बेहद ध्यान रखती थी। जवार के दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ गई थी। जवार तो था ही लाडला, अब प्रीशा भी अब पूरी हवेली के लोगों की लाडली बन चुकी थी और वो अल्लाह का शुक्र करते ना थकती थी। अब जवार भी ठीक हो चुका था और अब मलिक व जहाँ थी इनका वलीमा करना चाहते थे। पूरे गाँव को इनके वलीमे में बुलाया गया था। शाम में वलीमा था। सुबह प्रीशा कमरे में बैठी थी। जवार चला इसके के हाथ में रिपोर्ट्स थी। प्रीशा ने रिपोर्ट्स चेक की और मुस्कुराई। अल्लाह का शुक्र है, आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। जवार बेड पर बैठा। प्रीशा अलमारी खोलकर रिपोर्ट्स रखने लगी। यार तुम तो आके बैठो। जी आती हूँ। वो जवार के पास आ बैठी। एक बात पूछूं? जवार बोला, जी मुझसे मोहब्बत करती हो? इतने दिन से आपके साथ हूँ, आपको क्या लगता है? प्रीशा अपने ब्रेसलेट से खेलते हुए बोली। जवार ने इसका हाथ पकड़ा। मैं चाहता हूँ आज तुम वही रेड कलर पहनो जो तुमने निकाह वाले दिन पहना था, पर वलीमे का मेरा ड्रेस तो आ चुका है, तो क्या हुआ? वो कल पहन लेना। कल भी तो तुमने नई दुल्हन होगी। कल भी तो तुम नई दुल्हन होगी। नई दुल्हन? मुझे यहाँ आए 2 माह हो गए हैं, तो सबके लिए भले तुम पुरानी हो, पर मेरे लिए तो न्यू ही होगी। जवान ने इसे अपने करीब किया। तुम्हें पता है इतने दिन में तुम्हारे करीब क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रीशा दूर हुई। जवान ने फिर इसे करीब किया। क्यों? दो 2-3 दिन से तो मैं ठीक ही फिर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं आया? पता है क्यों? आपकी मर्जी। वो कन्फ्यूज ही हो रही थी जवार का ये रूप देखकर। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था प्रीशा। मैं चाहता था तुम मेरी दुल्हन बनके मेरी राह देखो। प्रीशा शर्माई। और हाँ, अपने बालों को बांधना मत, खुले छोड़ देना। वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। जवार को लंबे बाल बहुत पसंद थे, इसके लिए ही प्रीशा ने अपने बाल बढ़ाए थे। अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूँगी। अब जाओ, पहले ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? वो अभी तक इससे अपने करीब किया हुआ था। करती हूँ। अब जाओ। प्रीशा ने जान छुड़ाई। ओहो, ऐसे नहीं, दिल से बोलो। वो कैसे बोलते हैं? प्रीशा ने पूछा। मुझे क्या पता, तुम बताओ। प्रीशा मुस्कुराई। मैं प्रीशा अपनी मोहब्बत के हिसार में मलिक जवार को लेती हूँ। क्या मलिक जवार को कबूल है? वो प्यार से बोली। तो जवार नहाल हो गया। कबूल है, दिलो जान से कबूल है। प्रीशा जवार मलिक की मोहब्बत मलिक जवार ने कबूल की और इसे गले से लगा लिया। अब जाओ। सोचते हुए बोला, अब जवार ये चीटिंग है। जवार हंसा। क्या चीटिंग है भला? सुनो। वो इसके कान के करीब बोला। अब मेरे होके रहो। प्रीशा मुस्कुराई। अब आपकी ही हूँ कहकर वो चलेगी। जवार मुस्कुरा दिया। आज प्रीशा और जवार की शादी को 2 साल गुजर गए थे। शहर के हॉस्पिटल में प्रीशा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सब इससे मिल चुके तो जवार मिलने आया। जवार इसके पास बैठा। कैसी हो? ठीक हूँ। जवार ने दोनों बच्चों को बारी बारी प्यार किया। थैंक यू परी, थैंक यू मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। जवार ने इसे अपने गले से लगाया। आपका भी थैंक यू। प्रीशा बोली। मेरा क्यों? मुझे इतनी मोहब्बत देने वाला मलिक जवार देने के लिए। प्रीशा इसके गले में बाजू हाइल करके बोली, मेरी मोहब्बत अज़ल से तुम्हारी है और अब तक तुम्हारी रहेगी। प्रीशा ने इसके कंधे पर सर रखा और आंखें मूंद ली। जवान ने इसके माथे पर प्यार किया और बोला, अच्छा सुनो, बच्चों से मोहब्बत मैं करूँगा, तुम बस मुझसे मोहब्बत करना। क्यों? क्योंकि इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी मोहब्बत मिली है मुझे, वो भी बच्चों में बांट दूँ। आप अपने बच्चों से जेलस हो रहे हैं? वो हंसते हुए बोली, नहीं जेलस क्यों, बस मैं ये कह रहा हूँ तुम बस मुझसे मोहब्बत करना। और मुझसे मोहब्बत कौन करेगा? प्रीशा ने मुस्कुराकर पूछा। माँ बदौलत। जवार बोला तो वो हंस दी। जवार भी हंस दिया। जवार और प्रीशा नाज़ा थे अपनी मोहब्बत पे। इनकी ज़िंदगी खुशियों से पूरी थी। इन्हें पता था कि अब आने वाला हर पल इनकी ये खुशियाँ बढ़ाने वाला है और आने वाला हर लम्हा हर वक्त इनकी मोहब्बत को और पुख्ता करता जाएगा। नावल का नाम था मेरे होके रहो और इसकी राइटर हैं बीना खान। उम्मीद करती हैं आपको नावल पसंद आएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।